हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एफएसओ की एक सतत क्लास कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, और कुछ डेमो क्लासेस में आप लोग आज चौथी क्लास देख रहे हैं, जहां पे मैं अभी बात कर रहा हूं यूनिट फर्स्ट में जो लिखा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फूड साइंस, है ना। तो जनरल इंट्रोडक्शन फूड साइंस के अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन। ठीक है। और पहले टॉपिक के अंतर्गत कल हम लोगों ने कुछ देखा था अब तक की क्लास में, हिस्ट्री ऑफ फूड इन बर्ड एंड इंडिया, जिसमें हमने एक कहानी आपको बताई थी, कंदमूल और कच्चे मांस से डिब्बा बंद तक के फूड के कहानी। कंदमूल की कहानी आदि मानवों की कहानी है। जड़ और कंदमूल खाने वाली कच्चा माल खाने वाले, कच्चा भोज पदार्थ खाने वाले मानवों की कहानी है, वो यहाँ हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी कि लोग किस प्रकार से सुमेरियन सभ्यता के, मेसोपोटामियन सभ्यता के, इजिप्टियन सभ्यता के, एंशियंट हड़प्पा के लोग क्या खाना खाते थे और कैसे उसको सुरक्षित रखते थे। वैदिक सिविलाइजेशन के लिए थोड़ी सी हमने कल बात की थी कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे फूड प्रिजर्वेशन के लिए और खाना क्या खाते थे। थोड़ी सी इस पर कम बात हुई थी वैदिक सिविलाइजेशन पे, लेकिन एक छोटी सी ड्राफ्ट कर दूं यदि आज फिर से मैं इस पर कि वैदिक सिविलाइजेशन पे क्या बातें हुई थी। तो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग आहार के तौर पर प्लांट बेस्ड थे, अर्थात एग्रीकल्चरल आहार मुख्य रूप से यहाँ पे था। दूसरा, यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने लगा और होता था। एनिमल का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं बल्कि एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने लगा। और तीसरा, एनिमल को मीट, है ना, एनिमल को मीट के तौर पर भी खा रहे थे। एनिमल प्रोडक्ट से मुख्य आशय वैदिक काल में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को यहाँ पे खाने की जो विधि थी वो विधि यहाँ ईजाद हुई। तो जब मिल्क आएगा तो भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, भारत के संदर्भ में दूध जब आएगा तो दूध और दुग्ध उत्पाद, क्या, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो एक तो खुद मिल्क, दूसरा मिल्क से बनने वाला कर्ड, दही, है ना, तीसरा मिल्क की आइसक्रीम, मतलब क्रीम कहना चाहिए, आइसक्रीम नहीं, मिल्क की क्रीम, कर्ड, क्रीम, है ना, मिल्क का घी, मिल्क का पनीर, चीज, ये सब धीरे धीरे लोग इस्तेमाल करने लगे। ठीक है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की जो आदि जानकारी है, जो पहले की जानकारी है, जो हमारे भारत में सबसे पुरानी जानकारी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की मिलती है, वो वैदिक सभ्यता से मिलती है। और उसके बाद लगातार चल रहा है, लगातार लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट का खाद्य पदार्थों में शामिल होना, और इस प्रक्रिया से मिल्क से बाकी चीज़ जो बन रही हैं, मिल्क से बाकी चीज़ें जो बन रही हैं, उन चीज़ों से शुरू होती है मिल्क प्रोडक्शन, है ना। मिल्क के क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग की प्रक्रिया यहाँ से प्राप्त होती है। तो यदि हम लोग फूड प्रिजर्वेशन की हिस्ट्री देखें, फूड प्रिजर्वेशन का इतिहास देखें, तो भारत में मिल्क के क्षेत्र में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात थी। बाकी प्लांट में एग्रीकल्चर बेस्ड थे, तो सारे अनाज खाते थे, जितने भी सीरियल्स हैं वो खाते थे, मोटे अनाज खाते थे, सबका महत्व था, और फ्रूट आदि का भी यहाँ पे महत्व था। ठीक है। आवाज़ याद क्लियर है ना? एक बार चेक कर लीजिएगा आवाज़ सही है कि नहीं सही है। यदि किसी को समस्या होगी तो बता दीजिएगा, मैं कमेंट करिएगा आप लोग यदि जो देख रहे हैं। ठीक है, आवाज़ ठीक है, ओके, मैंने चेक कर लिया है। अब आगे चलते हैं। यदि हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री में चलें और फूड की कहानी देखें मध्यकाल में, तो हम लोग पाते हैं कि मध्यकाल के भारत में फूड प्रिजर्वेशन की भारत में अरबी तकनीकी, मंगोलियन तकनीकी भी आई होगी। तो एक तो भारत की तकनीकी थी ही, भारत की तकनीकी थी ही उस समय
जो पूर्व इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे मिक्स संस्कृति का उदय हुआ और मिक्स संस्कृति के उदय के कारण हमारा जो फूड बिहेवियर है, फूड बिहेवियर, उस फूड बिहेवियर में भी मिक्सिंग हुई। ठीक, हमारा जो खाद्य व्यवहार है उसमें भी मिक्सिंग हुई, जिसके कारण फूड, हालांकि फूड वही लेंगे सारी चीज़ें, पर जो हम लोग खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें अंतर आया। लेकिन फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे तरीके यहाँ से मिक्स हुए होंगे मध्य काल में भारत में भी। तो फूड प्रिजर्वेशन की जो अरबी फारसी संस्कृति थी, फूड प्रिजर्वेशन की जो मंगोलियन संस्कृति थी, निश्चित रूप से यदि यहाँ आते हैं लोग, कोई भी आक्रमणकारी भी आएगा और लंबे समय तक यहाँ रुकेंगे तो निसंदेह क्या लेकर आएंगे, अपने साथ फूड बिहेवियर लेकर आएंगे। इस पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी। आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे किस पर, मॉडर्न हिस्ट्री फूड को लेकर के कहाँ से शुरू होती है ना। फूड को लेके नहीं बल्कि फूड प्रिजर्वेशन को लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। तो यदि हम लोग फूड के मॉडर्न पक्ष को देखें तो फूड बिहेवियर यहाँ पे चेंज होगा, फूड बिहेव चेंज होगा। फूड बिहेवियर क्यों चेंज होगा? फूड बिहेवियर इसलिए चेंज होगा कि आधुनिक काल में एक काम हो रहा है। आधुनिक काल में मानव सीख रहा है फूड प्रोसेसिंग के नए नए तरीके, है ना। फूड प्रोसेसिंग के नए नए तरीके खोज रहा है। फूड प्रोसेसिंग के नए तरीके खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, मानव नए तरीके से खोज रहा है फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन की तकनीकी खोज रहा है। तो एक तो प्रिजर्वेशन की ज़रूरत और प्रिजर्वेशन करने के लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत मानव को सबसे ज़्यादा आधुनिक काल में पड़ती है। आधुनिक काल में ऐसा क्या हुआ, आधुनिक काल में मुख्य रूप से एक घटना घटी जिसको हम लोग कहते हैं मशीनी क्रांति, मशीनी युग। तो मशीनी युग आया तो बहुत सारे टेम्परेचर देने वाले और टेम्परेचर निकालने वाली मशीनें बनी। तो बहुत सारी तापीय मशीनें बनी, है ना, तापीय मशीनें बनी, थर्मल मशीन्स बनी। और थर्मल मशीनों के माध्यम से फूड प्रिजर्वेशन, फूड कंजर्वेशन, है ना, या अपन फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कह लें, तो यहाँ से मशीनी प्रोसेसिंग और मशीनी प्रिजर्वेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, आधुनिक काल से जब मशीनी युग आया तो यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण की घटना भी घटी यूरोप में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया मशीनी क्रांति के बाद हुई, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकीकरण। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ क्या, मशीन के आने के बाद एक तो हमने तापी मशीनें जनरेट की, दूसरा हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो उद्योग हुए। तो एक तरफ हमारे पास क्या आ गई, मशीन आ गई, बहुत सारी मशीनें हम लोगों ने, बहुत प्रकार की मशीनें हम लोगों ने इजाद कर लिया। तो जो काम मानव हैंड से हो रहा था वो काम अब किससे होने लगा, मशीन से होने लगा। ठीक है, मशीन काम करने लगे। फिर जब मशीनें आई तो इस पर लोग काम करने के लिए आएंगे। तो ये तो आपकी मशीन हो गई, दूसरा हो गए लोग। तो जब मशीनें आई तो इन मशीनों पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग भी आए। अब ये लोग फ्रेश भोजन नहीं कर पाएंगे, है ना, इन लोगों को फ्रेश भोजन की समस्या है। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण के समय पर खाने का जो टाइम था वो भी बचाना था मजदूरों का। तो बहुत सारे प्यूपिल्स, बहुत सारे लेबर या मजदूरों ने क्या किया, मजदूरों के साथ खाने की समस्या हुई। तो यहाँ से फ्रेश भोजन की बजाय फूड प्रिजर्वेशन के आधुनिक तकनीकों पर, जो हमारा स्टेपल्स थे जिसको हम लोग खाते थे, डेली खाते थे, उन स्टेपल्स को सीधा खाना, डायरेक्ट पकाए और तुरंत खाने के बजाय ज़रूरत इस बात पे पड़ी कि उसको कुछ देर तक रख सकें, गरम कर सके दोबारा। तो यहाँ से फूड प्रिजर्वेशन की नई तकनीकें जन्म लीं। जो हमारे स्टेपल्स फूड थे, स्टेपल्स का मतलब होता है जिनको हम दैनिक जीवन में लेते हैं, स्टेपल्स फूड को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चल जाए, मतलब बचे रहें, खराब ना हो, इसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ से स्टेपल फूड्स की फूड प्रोसेसिंग की मशीनी तकनीकी की शुरुआत हुई, जो किस पर आधारित थी,
थर्मल एनर्जी पर आधारित थी, थर्मल बेस पर आधारित थी। यही वो जमाना था जब पहली बार लोग अपने खाने को लेकर के दूसरे स्थल तक जाने लगे। तो यहीं से शुरू होती है आधुनिक काल से ही डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों की शुरुआत। तो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों की शुरुआत यहाँ से शुरू हो रही है, जिसको हम लोग कैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड साइंस की भाषा में उसको कैनिंग कहा जाता है। अर्थात हम अब बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको कैन में, कैन मतलब ये डिब्बा, इस प्रकार से कैन, इस प्रकार से बहुत सारे डिब्बे होते हैं जिसमें भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। तो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ इस प्रकार से कैन बनने लगे, बहुत सारे ऐसे कैन बनने लगे। ठीक, तो कैन के ऊपर क्या करेंगे? डिब्बा लगा देंगे, और इस कैन में खाद्य पदार्थ जो हमारे स्टेपल्स हैं, जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करके रखा जाएगा। तो कैनिंग ए है ना, ये दर्शाता है कि हम अपने खाद्य पदार्थों को, कौन से पदार्थ को? स्टेपल पदार्थ को रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वर्क प्लेस पर इसका यूज कर सकेंगे और वो खराब ना हो। तो फूड प्रिजर्वेशन का यहाँ पे मकसद ही हो गया कि ऐसे लोग जो अपना खाना, गर्म खाना नहीं खा पाते या खाने के लिए छुट्टी लेते हैं, खाने के लिए वर्किंग पे गैप करते हैं, उनके लिए पहली बार यूरोप में क्या हुआ? डिब्बा बंद फूड प्रोसेसिंग या डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की शुरुआत हुई। तो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ इसलिए यूज किए गए कि मानव के पास फ्रेश भोजन करने का टाइम नहीं था। ठीक है, क्यों टाइम नहीं था? क्योंकि मशीन पे काम करने जाना है, मशीन की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उस स्पीड से बहुत सारे लेबर वहाँ पे काम करेंगे, और बीच में यदि 1 घंटे खाने पकाने और गर्म खाना खाने चले जाएंगे तो समय बर्बाद होगा। ठीक है, इसलिए ये काम कब हो रहा है? ये काम स्टेपल भोज्य पदार्थों के लिए, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों की शुरुआत जो हो रही है पूरे विश्व पे, वो हो रही है 18वीं शताब्दी से, अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद। तो 18th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी? मॉडर्न एज में 18th सेंचुरी फूड साइंस के, या मॉडर्न ने लिखा है ना, हाँ, ये 750 सी नहीं लिखा ना, 1750 सी लिखना था यहाँ पे। ठीक है, 1750 सी। तो 18वीं शताब्दी के बाद फूड प्रोसेसिंग के दृष्टि से एक नया परिवर्तन आता है, फूड प्रिजर्वेशन की दृष्टि से एक नया परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन क्या है? फूड कैनिंग। क्या है ना, डिस्कवरी ऑफ फूड कैनिंग, फूड कैनिंग। और इसमें फूड कैनिंग की हिस्ट्री में यदि हम लोग देखें तो महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है, जो निकोलस अपर्ट्स है ना, किसका? इस सदी में फूड कैनिंग के आविष्कार में निकोलस अपर्ट नामक वैज्ञानिक का बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैनिंग का आविष्कार किया। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निकोलस अपर्ट का आविष्कार क्या है ना? तो निकोलस अपर्ट ने क्या खोजा? डिस्कवरी ऑफ कैनिंग। तो इन्होंने कैनिंग प्रक्रिया की खोज की, अर्थात भोजन को एक डिब्बे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये पहली बार 18वीं शताब्दी में निकोलस अपर्ट ने बताया। ठीक है, ये यहाँ से पहली चीज है जहाँ से भोजन के कैनिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है। कैनिंग का शाब्दिक अर्थ होता है भोज्य पदार्थ को केन में सुरक्षित रखना। ठीक है, तो कैनिंग क्या है? कैनिंग फूड प्रिजर्वेशन की तकनीकी है जहां पर भोजन को डिब्बा बंद सील पैक, ये कैसे है? ये टाइट एयर टाइट ढक्कन से, है ना, एयर टाइट कवर इसमें सील रहता है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कैनिंग इन द फूड प्रोसेसिंग। तो भोजन को बेकार होने से बचाने के लिए, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए भोज्य पदार्थों को डिब्बा में बंद रखने की प्रक्रिया को कैनिंग कहते हैं। इसका आविष्कार 18वीं शताब्दी में निकोलस अपर्ट ने किया। ठीक है, तो निकोलस अपर्ट के इस
इस खोज के बाद क्या सुगम हो गया, निकोलस एपर्ट के इस खोज के बाद सुगम हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपना गर्म खाना, है ना, इसमें हीट बनी रहेगी, ठीक है, और हीट बचाए रखने के लिए इसमें थर्मोडायनेमिक्स के नियम इस्तेमाल किए गए, है ना, हीट बची रहेगी और यह एयर टाइट होने के कारण यह एयर कंटामिनेटेड नहीं होगा, इसमें एयर कंटामिनेशन नहीं होगा, अर्थात ये वायु संदूषित नहीं होगा, ठीक है, वायु संदूषित नहीं होगा तो ये माइक्रोब्स के कंटामिनेशन से दूर रहेगा, है ना, तो माइक्रोब्स से दूर रहेगा, तो लंबे समय तक इसमें सड़न नहीं होगी, ये लंबे समय तक सुरक्षित सेफ रखा रहेगा और यदि इसमें गर्म भी बना रहेगा, सुरक्षित भी बना रहेगा। तो कैनिंग फूड प्रोसेसिंग के इतिहास में कैनिंग एक बहुत अच्छी प्रोसेस थी, कैनिंग एक बहुत अच्छा आविष्कार था जिसमें हीटिंग क्या क्या शामिल होता है, जिसमें सीलिंग, थोड़ा देख लेते हैं इधर। तो पहली बार जब कैनिंग का आविष्कार हुआ तो उसमें जो तरीके अपनाए गए तो टाइट क्लोजिंग, अर्थात उसको सील बंद करना सीलिंग कहलाया, ठीक है। फिर इसको क्या किया गया, डिब्बे में रखने से पहले यदि कोई चीज़ बड़े लंबे दिनों तक रखी रहती है तो उसको हीट प्रोसेसिंग, ये कैनिंग की प्रोसेस है जो निकोलस एपर्ट ने डिस्कवर किया था, तो उसको क्या करेंगे, हीट से प्रोसेस्ड करेंगे, हीट से उसको गर्म करेंगे, उबालेंगे, ताप देंगे, ठीक है, हीट प्रोसेसिंग होगा। फिर क्या होगा, फिर होगा जैसे हमने कहा एयर टाइट होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वैक्यूम क्लोजिंग, वैक्यूम सीलिंग, है ना, तो इसमें वैक्यूम सीलिंग किया जाएगा, एयर टाइट करके वैक्यूम सील किया जाएगा। तो ये सब किसके प्रकार हैं, ये सब प्रकार हैं किसके, मतलब ये सब प्रोसेस है किसके, कैनिंग के। तो निकोलस एपर्ट ने पहली बार ये बताया कि सीलिंग, वैक्यूम, हीट प्रोसेसिंग और वैक्यूम सीलिंग के माध्यम से हम भोजन को लंबे समय तक बचा सकते हैं, ठीक है। तो कैनिंग एक लंबा एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला आविष्कार था निकोलस एपर्ट का। कब, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, लगभग 1700 के प्रारंभ में ही कैनिंग ने ये दे दिया, ठीक है। दूसरा, यदि हम लोग इसके आगे देखें थोड़ा सा, ये बात क्लियर हो गई ना, यस या नो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा। दूसरा चलते हैं, दूसरा इस हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरी सबसे बड़ी उल्लेखनीय खोज है, सेकंड सबसे बड़ी डिस्कवरी है लुईस पास्चर का पास्चुराइजेशन सिद्धांत, है ना। तो पास्चुराइजेशन, जैसे एक कैनिंग हुई है वैसे ही एक सिद्धांत है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया, पास्चुराइजेशन डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, ठीक है। तो लुई पास्चर ने क्या किया, लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन की खोज की 1800 के बाद, ठीक है। तो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया में देखो, पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया थी कैनिंग के बाद, लेकिन कैनिंग में इसने एक और क्रांति ला दी। तो पास्चुराइजेशन किसको बोलते हैं, पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया को हिंदी में बोला जाता है निर्जमीकरण, या पास्चुराइजेशन भी कर देते हैं, है ना, कई बार इसको इस प्रकार से भी पास्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण की कहानी क्या है, हाँ, पाश्चुरीकरण की कहानी ये है कि लुईस पास्चर ने सबसे पहले बैक्टीरिया कंटामिनेशन से बचाने के लिए, किससे, बैक्टीरिया के, मुख्य रूप से बैक्टीरिया के लिए इसने खोजा था। बैक्टीरिया कंटामिनेशन से बचाने के लिए लुईस पास्चर ने कुछ तरीके अपनाए। उन तरीकों में क्या था वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उन तरीकों में था कि किसी भोज्य पदार्थ को, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, पर मुख्य रूप से लिक्विड के संदर्भ में इन्होंने पहली बार बियर पर, किस पे, बियर प्रिजर्वेशन पर प्रयोग किया था, बियर प्रिजर्वेशन पर। तो इन्होंने बियर प्रिजर्वेशन के लिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि किसी भोज्य पदार्थ को एक निश्चित टेम्परेचर से पर तेजी से गर्म किया जाए और फिर उसको कुछ समय के लिए गर्म करके छोड़ दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसमें पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया पे क्या था कि अचानक से टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, अचानक से टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए,
फिर उसको कम कर दिया जाए। ये ताप आधारित थर्मल किस प्रकार की फूड प्रिजर्वेशन तकनीकी थी? थर्मल फूड प्रोसेसिंग तकनीकी है, थर्मल फूड प्रोसेसिंग तकनीकी। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें एक किसी खाद्य पदार्थ को एक निश्चित टेम्परेचर पर अचानक से टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और उसके बाद टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर इम्बैलेंस होने के कारण टेम्परेचर इनबैलेंस होने के कारण होता क्या है कि फूड में जो कंटामिनेशन रहता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, कंटामिनेशन समाप्त हो जाता है, अर्थात जो बैक्टीरिया रहते हैं वो थर्मल इम्बैलेंस के कारण अचानक से तापीय परिवर्तन होने के कारण क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर के प्रति इतना ज़्यादा सहज नहीं होते हैं कि अचानक कोई टेम्परेचर में परिवर्तन हो तो वो उसको सह पाएँ या बर्दाश्त कर पाएँ। ठीक है, इसलिए ये कंटामिनेशन को फूड प्रिजर्वेशन की ये दूसरी सबसे बड़ी तकनीक थी, जिसका इस्तेमाल आजकल सबसे ज़्यादा दूध के पाश्चुरीकरण में या दूध को बैक्टीरिया से बचाने के लिए किया जा रहा है। तो लुईस पाश्चर, इसके आविष्कारक कौन थे? लुईस पाश्चर, वहां पे स्पेलिंग कुछ पाश्चर लिखा, सॉरी ये ए है, हाँ, लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर 1864, कब? 1864 में। तो फूड प्रिजर्वेशन की दृष्टि से देखा जाए तो पाश्चुरीकरण एक बड़ी घटना थी जिसका इस्तेमाल अब तक किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें इन्होंने टेम्परेचर को अचानक से बढ़ा और अचानक से कम कर देने की तकनीकी का इजाद किया। ठीक है, तो ये मुख्य दो अहम घटनाएं हो गई जो आधुनिक काल में हुई फूड प्रिजर्वेशन की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, इसके बाद क्लियर है? इसके बाद हम लोग ये 18वीं और 19वीं सदी में ये काम हो रहा था। ओके, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें नया पेज इस प्रकार से लेना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद अगली प्रक्रिया जो है, तीसरी जो प्रक्रिया जिसका इजाद हुआ औद्योगिकीकरण के बाद, जिसका इजाद हुआ मशीनीकरण के बाद, वो प्रक्रिया थी फ्रीजिंग। तो पहली प्रक्रिया जो आधुनिक काल में जन्मी वो क्या हो गई? पहली प्रक्रिया जो आधुनिक काल में जन्मी वो कैनिंग हो गई एपर्ट के द्वारा। दूसरी प्रक्रिया जो आधुनिक काल में हमारे काम में आई फूड प्रिजर्वेशन के, वो पाश्चराइजेशन हो गया। और तीसरी प्रक्रिया जो आधुनिक काल में आई फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग अपने आप में, फ्रीज करने की तकनीकी अपने आप में हिस्ट्री की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष था, हिस्टोरिकल पॉइंट था। तो 20वीं 21वीं सदी में क्या हुआ? टेम्परेचर को बढ़ाने पर अभी तक 18वीं और 19वीं सदी तक टेम्परेचर बढ़ा करके फूड को प्रिजर्व किया जा रहा था। अब टेम्परेचर घटा करके, टेम्परेचर को कम करके, है ना, टेम्परेचर को कम करके, अर्थात यहाँ से जन्म होता है किसका? रेफ्रिजरेशन का, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रीज का आविष्कार हुआ, जिसको हम लोग फ्रीज कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कार के बाद क्या हुआ? जब हम ये सीख गए कि किसी खास केमिकल के कारण, किसी खास केमिकल का उपयोग करके हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटा सकते हैं, तो यहाँ से शुरू हो रही है किसका? रेफ्रिजरेशन का। तो रेफ्रिजरेटर के आविष्कार के बाद फूड प्रिजर्वेशन के तकनीकी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। वो चेंज क्या आया है? वो चेंज ये आया है कि अभी हम हाई टेम्परेचर पर फूड प्रिजर्व कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे? लो टेम्परेचर फूड प्रिजर्वेशन की कहानी यहाँ से शुरू हो रही है 20वीं शताब्दी में, है ना? तो 20वीं शताब्दी में, ठीक। क्लियर है? ओके, कोई समस्या होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका अब हमें थोड़ा सा ये समझना है कि 20वीं शताब्दी में जो हमारा फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, उसका आविष्कार किसने किया, है ना? क्योंकि उस महान शख्स का भी फूड प्रिजर्वेशन में बड़ा योगदान है। ठीक है, तो विलियम कूलिन, इनका नाम ही कूलिन था। तो
विलियम कूलिन ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। और विलियम कूलिन के द्वारा आविष्कारित, कब आविष्कार किया ये, हालांकि पहली बार इन्होंने प्रोटोटाइप बनाया हुआ था 1748 में, ठीक है। तो 1748 के बाद इस क्षेत्र में एक क्रांति आई। वो क्रांति ये थी कि अब हम लोग फ्रीजिंग के माध्यम से भी, ठीक है, फ्रीजिंग के माध्यम से भी क्या कर सकेंगे, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रख सकेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये प्रोटोटाइप था, इसमें रेफ्रिजरेशन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। लेकिन 1913 में एक दूसरा रेफ्रिजरेटर जो उन्नत किस्म का रेफ्रिजरेटर बना, वहाँ से शुरू होती है फूड प्रोसेसिंग के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करना। और 1913 में एक फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ, नाम लिख लीजिएगा, फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ ने जिस रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया वो एक आधुनिक रेफ्रिजरेटर था। और वहाँ से क्या होने लगा, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ का इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, ये सब फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ का इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 1913 में खोजा गया। और 1913 के बाद फूड प्रिजर्वेशन में एक नई क्रांति आई, एक नया आयाम आया, जहाँ से हम लोग कूलिंग क्या कह सकते हैं उसको हम लोग कूलिंग के माध्यम से या फ्रीजिंग के माध्यम से खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बचाए रख सकते हैं, ठीक, ये कहानी हुई। लेकिन इसका सिद्धांत क्या था, इसके पहले तो जरूरी हुआ होगा कि इसका सिद्धांत पता चले, इसकी थ्योरी क्या थी। तो किसी ने खोजा होगा कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ को ठंडे में रखते हैं, चाहे वो सॉलिड खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो लिक्विड खाद्य पदार्थ हो, जब हम किसी खाद्य पदार्थ को कम टेम्परेचर पर फ्रीज करते हैं, है ना, फ्रीजिंग की कई प्रक्रिया होती है, मुख्य रूप से दो प्रक्रिया, एक फ्रीजिंग है, एक कूलिंग है ना, मुख्य रूप से ये दो प्रक्रिया। तो मान लेते हैं किसी सॉलिड या लिक्विड पदार्थ को जब हम कहाँ रखते हैं, जब हम फ्रीज पे रखते हैं, लो टेम्परेचर पे रखते हैं, तो लो टेम्परेचर पे क्या क्या काम होता है। तो लो टेम्परेचर पे सबसे पहला तो किसी भी खाद्य पदार्थ में जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, फ्रूट आदि में ऑक्सीडेशन, फ्रूट आदि में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण स्लो होने के कारण खाद्य पदार्थ लंबे समय तक बचे रहते हैं। दूसरा, लो टेम्परेचर पर बहुत सारे सूक्ष्मजीव, जर्म नहीं हो पाते हैं, अर्थात उनका जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोब्स इन लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर जर्म नहीं हो पाता। किसका जर्म नहीं हो पाता, माइक्रोब्स जर्म नहीं होता। और ऐसी स्थिति पे अब ये तब आया, ये सब जब साइंस का आविष्कार हो गया, मतलब जब वैज्ञानिक ये सोचने लगे, इस प्रकार की ज़रूरतें पड़ी। और ज़रूरतें क्यों पड़ी, ज़रूरतें इसलिए पड़ी कि हम मशीनी युग की ओर जा रहे थे, और मशीनी युग में हमें डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों की ज़रूरत थी, खाना को लंबे समय तक सहेजे रखने की ज़रूरत थी। औद्योगिक समय में हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बार बार खाना गर्म कर सकें या खाना गर्म बना सकें। उस परिस्थिति में हमें ज़रूरत पड़ी कि फ्रीज करें, तो लोगों ने ये आविष्कार किया, ठीक है। यहाँ पे रखने पर, फ्रीजिंग करने पर बहुत सारे पदार्थ जिसमें माइक्रोब्स होते भी हैं, उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो जर्मिनेशन ना होने के कारण ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, कंटामिनेशन नहीं होता, नए जो बैक्टीरिया आदि हैं उसको संदूषित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये समझना है कि हमने क्या करना सीख लिया, हमने खाद्य पदार्थों को लो टेम्परेचर पे रखना सीख लिया, ठीक है। और ये सब संभव कैसे हो पाया, ये सब संभव जैसे रेफ्रिजरेशन की तकनीकी में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो CFC है ना, कूलिंग के लिए, कूलिंग केमिकल है ये, ठीक।
तो केमिकल्स का आविष्कार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इसी समय बहुत सारे ऐसे केमिकल खोजे गए जो क्या करते हैं, जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके किसी खाद्य पदार्थ की टेम्परेचर को गिरा देते हैं। तो बहुत सारे कूलिंग केमिकल का जन्म हुआ, यहाँ पे कूलिंग केमिकल जन्मे, और कूलिंग केमिकल के बाद एक नई क्रांति आई। तो 18वीं शताब्दी के लास्ट में या 19वीं शताब्दी के शुरू में, है ना, CFC, फ्रियॉन, जो कि रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है, गैस फ्रियॉन, है ना, ये क्या करते हैं, ये इन केमिकल का नाम याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फ्रियॉन हो गया, है ना, ग्लाइकॉल्स हो गए, ग्लाइकॉल्स, एथिलीन्स, ये कूलिंग केमिकल हैं, इनको लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कूलिंग केमिकल के जन्म लेने के बाद या कूलिंग केमिकल्स के आविष्कार के बाद हम लोग एक नया काम कर पा रहे थे, और वो ये काम था रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग जैसे कार्य हम लोग बड़े आराम से कर पा रहे थे। और इन्हीं केमिकल के जन्मे के बाद जैसे AC का निर्माण हो गया, अब हम लोग ने AC का इस्तेमाल कर लिया किसमें, फूड स्टोरेज में, ठीक है, टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज बनाने में, रेफ्रिजरेशन में फ्रियॉन का इस्तेमाल होता है, फ्रिज बनाने में इस्तेमाल कर लिया। तो कूलिंग केमिकल के उपयोग से फूड प्रिजर्वेशन और फूड स्टोरेज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और इसका श्रेय जाता है सबसे पहले जिसने रेफ्रिजरेटर बनाने की कोशिश की 1748 में विलियम कोलिन ने, और दूसरा जिसने इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बनाया वो है फ्रेड W. वोल्फ। तो इन दोनों महापुरुषों का बड़ा योगदान है फूड प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में, इनको भी याद रखना है। फिर आगे क्या होता है, आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे तो अभी और भी उन्नत किस्म के फूड प्रिजर्वेशन की तकनीकी इजाद लेते आता रहेगा। तो अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप है, जैसे देखो पहला स्टेप क्या था, आधुनिक काल में जो हम लोगों ने पढ़ा, कैनिंग। दूसरा स्टेप क्या था, पास्चराइजेशन। तीसरा क्या है, फ्रीजिंग। अब बताइए कि अभी जितने भी हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, उन तीनों में, मतलब उन सब में इन तीनों प्रक्रिया का कितना ज़्यादा योगदान है। हम क्या कर पा रहे हैं, हम पास्चराइजेशन के कारण बैक्टीरिया कंटामिनेशन को समाप्त कर पा रहे हैं, हम कैनिंग के कारण फूड को कंटामिनेशन से बचा पा रहे हैं और सुरक्षित रखने में मदद कर पा रहे हैं। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के नियम का इस्तेमाल करके, है ना, ताप सह या ताप संरक्षित कैन बना लिए हैं जिसमें भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, और फ्रीजिंग के माध्यम से हम लोग भोजन को किसमें, लो टेम्परेचर पे बचाने में सक्षम है, ठीक है। इसके बाद यहीं से चौथी प्रक्रिया जो शुरू होती है वो ये है कि हम केमिकल फूड प्रिजर्वेशन तकनीकी सीख गए। क्या सीख गए, केमिकल फूड प्रिजर्वेशन। ये आधुनिक काल के फूड प्रिजर्वेशन की तकनीकी है। तो हम लोग सीख गए यहाँ पे केमिकल फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। मानव जैसे जैसे विकसित होता गया और इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन या 20वीं शताब्दी में बहुत सारे केमिकल्स का जन्म हुआ, बहुत सारे केमिकल का आविष्कार हुआ, जिसके कारण पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ या एनिमल से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को बचाए रखना आसान हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग कहते हैं कि रासायनिक पदार्थों के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से फूड को लंबे समय तक बचाए रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, केमिकल फूड प्रिजर्वेशन। तो केमिकल फूड प्रिजर्वेशन में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होने लगा। जैसे इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से, हम थ्योरी समझा रहा हूँ, इसके माध्यम से कुछ हम ऐसे रासायनिक पदार्थों का, ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कंटामिनेशन को समाप्त कर देते हैं। कंटामिनेशन को, अर्थात यदि पहले से ही कोई कंटामिनेशन है उसको एंड कर देंगे और न्यू कंटामिनेशन होने नहीं देंगे, किसी भी खाद्य पदार्थ को संदूषित नहीं होने देंगे, तो कंटामिनेशन होने से उसको बचाएंगे। तो फूड प्रिजर्वेशन के और फूड स्टोरेज के दृष्टि से, है ना, ऐसे खाद्य पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ये क्या करते हैं, ये रिएक्शंस को कम कर देते हैं, ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं, रिएक्शन को कम कर देते हैं, ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं, जिसके कारण फूड लंबे समय तक बचा रहता है, सुरक्षित रहता है। तो बहुत सारे फूड प्रिजर्वेशन आए केमिकल जो एंटी
एंटी माइक्रोबियल थे। एंटी माइक्रोबियल फूड प्रिजर्वेशन का जन्म हुआ। एंटी माइक्रोबियल फूड प्रिजर्वेशन क्या करेंगे? एंटी माइक्रोबियल फूड प्रिजर्वेशन फूड को जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, मुख्य रूप से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको इंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो बैक्टीरियल ग्रोथ को समाप्त कर देंगे, है ना, होने नहीं देंगे माइक्रोबियल फूड के प्रिजर्वेशन केमिकल। दूसरे एंटीऑक्सीडेंट थे। एंटीऑक्सीडेंट, है ना, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कम करेंगे, अर्थात ऐसे फूड्स जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं। ऐसे केमिकल जन्मे, ऐसे केमिकल का आविष्कार हुआ जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को, ऑक्सीडेशन को टर्मिनेट करते हैं, ऑक्सीडेशन को बंद करते हैं, जिसके कारण कोई भी फूड लंबे समय तक बचा रहता है। ठीक है, तो यदि हम लोग एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स की बात करें तो बेंजोएट, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए? बेंजोएट। तो जो बेंजीन आधारित एस्टर्स होते हैं, बेंजोएट, तो बेंजोएट एक इस प्रकार का पदार्थ हो गया जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन को समाप्त करता है। जो क्या करता है? जो एंटी माइक्रोबियल फूड प्रिजर्वर है बेंजोएट। ठीक है, तो बेंजोएट का इस्तेमाल करके ये हम लोग कर देते हैं। अब उसके में सोडियम बेंजोएट, सर्वेटेट, है ना, पोटेशियम बेंजोएट जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता रहता है। ठीक है, तो बेंजोएट, है ना, सॉर्बेट्स का इस्तेमाल, तो ये आगे हम लोग देखेंगे ही। तो इनका इस्तेमाल करके फूड प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि भोज्य पदार्थों में ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे पदार्थों को हमको लोग क्या कह देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कह देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है BHT। ठीक है, BHT, हाँ, BHT आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं BHT का? हाँ, बुटिलेटेड हाइड्रोक्सीलुएंस, है ना। हाँ, यही टालुइन है। एक मिनट, मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, सॉरी। ब्यूटिलेटेड टालुइन, तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। ठीक है, तो ये काम क्या करते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए तो कुछ अन्य केमिकल जो कंटामिनेशन को रोकते हैं, केमिकल कंटामिनेशन को रोकते हैं, एयर कंटामिनेशन को रोकते हैं। तो एयर कंटामिनेशन को रोकने वाले बहुत सारे केमिकल पदार्थ आविष्कारित हुए, जिसके कारण केमिकल फूड प्रिजर्वेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो केमिकल फूड प्रिजर्वेशन की शुरुआत भी हो गई आधुनिक काल में। तो केमिकल फूड प्रिजर्वेशन के कारण इंसान को कम से कम इतना हो गया कि खाना लंबे समय तक बचा रहेगा, लंबे समय तक खाना खराब नहीं होगा। हाँ, इसके दुष्प्रभाव ये हुए कि बहुत सारे केमिकल भी हम लोग उसके साथ खाने लगे। हालांकि ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो थे, इनको खाने से तुरंत साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर हाँ, निश्चित रूप से यूट्रिफिकेशन या कुछ अतिरिक्त तत्व हमारे शरीर में जरूर जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा? यहाँ से हम लोगों ने समझा क्या? हिस्ट्री में, आधुनिक काल में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अभी और भी चीजें हो सकती है मॉडर्न हिस्ट्री पे, थोड़ा उसको भी हम लोग देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में देखिए, इतने तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अरे यस और नो बोल दिया करें बीच बीच में, थोड़ा सा ठीक ठाक लगता रहता है। मैं ये समझता रहता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे दो तकनीकी और जन्मी। एक तो रेडिएशन की तकनीकी, रेडिएशन बेस्ड फूड प्रिजर्वेशन, अर्थात आविष्कार हुआ किसका? जब रेडियो एक्टिव तरंगों का, रेडिएशन में किसका इस्तेमाल करेंगे? रेडियो एक्टिव वेव्स का। ठीक, तो रेडियो एक्टिव वेव्स की खोज करने में
किसका योगदान है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए। महेश जी कमेंट करके बताइए, रेडियो एक्टिव किरणों की खोज किसने की? क्यूरी है ना, कपल। तो क्यूरी कपल ने, है ना, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड ने रेडियो एक्टिव की खोज की, रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की। ठीक, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या सीख गए? हम लोग सीख गए कि रेडिएशन से भी विकिरण, रेडिएशन की प्रक्रिया से भी बहुत सारे खाद्य पदार्थों को, फूड मटेरियल को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो रेडिएशन का इस्तेमाल करके, रेडिएशन का इस्तेमाल करके जब हम लोग फूड प्रिजर्वेशन करने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? रेडिएशन बेस्ड फूड प्रिजर्वेशन, है ना, रेडिएशन बेस्ड फूड प्रिजर्वेशन या रेडिएंट फूड प्रिजर्वेशन कह दिया जाता है। इसमें एक तो रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा कुछ समय तक के लिए एक खास रेडियो एक्टिव वेव से उनको गुजार दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एंटी माइक्रोबियल केमिकल से यूज करने से बच जाते हैं, है ना। तो एंटी माइक्रोबियल प्रोसेस होती है ये, एंटी माइक्रोबियल प्रोसेस होती है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन बेस्ड फूड प्रोसेसिंग। इसका आविष्कार जो है ना, इसका आविष्कार जो है ये 20वीं शताब्दी में तब हुआ जब हम लोग रेडियराइजेशन की खोज कर चुके थे, जब हम लोग विकिरण की खोज कर चुके थे, है ना, तब हुआ। और इसकी खोज, ये सब खोज कहाँ हो रही है? ये सारी खोज जो हो रही है वो हो रही है ब्रिटेन में, यूरोप में, है ना। तो यूरोप से ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रक्रिया को हिंदी में खाद्य विकिरण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? फूड रेडिएशन, खाद्य विकिरण। तो आधुनिक इतिहास में इन सब तकनीकियों का इजाद हुआ, इन सब तकनीकियों का जन्म हुआ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? विकिरण से फूड प्रोसेसिंग कराने का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग रेडिएशन या रेडिएशन ट्रीटमेंट भी कहते हैं। विकिरण उपचार, फूड का रेडियो ट्रीटमेंट, है ना। तो फूड का रेडियो ट्रीटमेंट या फूड का रेडिएशन ट्रीटमेंट भी होता है। अब इसके लिए, इसमें क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों के कंटामिनेशन को कम करते हैं। और इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? भोज्य पदार्थों को किसी भी संदूषित पदार्थों से बचाने का, या संदूषित पदार्थ आ चुके हैं तो उनको नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये संक्षिप्त इतिहास था। इस इतिहास में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे प्रक्रिया का जन्म हुआ यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में, और जिसके कारण फूड प्रिजर्वेशन को या खाद्य विहैव को समझने में मदद मिलती है, ठीक है, और सहयोग मिला। इसी प्रक्रिया में अब जैसे पाश्चुरीकरण की बात करें तो पाश्चुरीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, ठीक है। आगे पैकेजिंग, एडवांस पैकेजिंग पर काम हुआ आधुनिक काल में, है ना। आधुनिक युग में एडवांस पैकेजिंग शुरू हुई। एडवांस पैकेजिंग का मतलब ये था कि जो हम पैकिंग कर रहे हैं उसमें कोई भी पैकिंग करने की प्रक्रिया में और पैकिंग करने के बाद भी कोई भी कंटामिनेशन ना हो, फूड संदूषित ना हो, फूड सुरक्षित बचा रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या करने लगे? हम लोग एक मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, है ना, एक ऐसा वातावरण बनाए जिसको MAP कहा जाता है। तो यहाँ पे पैकेजिंग की MAP तकनीकी का विकास हुआ, है ना। एक हम लोगों ने पैकेजिंग के लिए एक मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर का निर्माण किया। उसी एटमॉस्फेयर पे पैकिंग करेंगे, है ना, जिस पे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सकते हैं, खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसी समय में हम लोगों ने सीखा वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब होता है कि जिसमें फूड, खाद्य पदार्थों को पैक करते समय, है ना, उसमें कोई भी एयर अंदर ना रखें। एयर पे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, इसलिए पहले वैक्यूम क्रिएट करते हैं। एयर ना होगी तो कंटामिनेशन भी नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया जन्म लेती है आधुनिक काल में, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा बायो प्रिजर्वेशन।
हालांकि बायो प्रिजर्वेशन की तकनीकी पुराने समय से थी, लेकिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बायो प्रिजर्वेशन या जैव संरक्षण भी हम लोगों ने सीखा। आधुनिक काल में ही हम लोगों ने सीखा हर्डल तकनीकी, फूड प्रिजर्वेशन की हर्डल टेक्नोलॉजी। हर्डल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थों को किसी एक विधि से संरक्षित नहीं होते, तो उनको एक प्रोसेस के तहत मिक्स विधियों से, कई विधियों से गुजार करके उनको रखा जाता है। जैसे मान लीजिए फूड पदार्थों को सुखाना, उसमें तेल का लेप करना, उसमें हल्दी का लेप करना, उसमें नमक का लेप करना, तेल में डुबोना, इस प्रक्रिया से पिकल बनता है, अचार बनता है। तो ये एक हर्डल तकनीकी हो गई। तो जैसे मान लीजिए किसी खाद्य पदार्थ को सुखा भी रहे हैं, फिर उसको एंटीऑक्सीडेंट भी, केमिकल भी मिला रहे हैं, है ना, और उसको इरेडिएंट भी करा रहे हैं, फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेजिंग में मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पे पैकेजिंग भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मिक्सड तकनीकी को हम लोग हर्डल तकनीकी कहते हैं। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो फूड प्रिजर्वेशन की, फूड कंजर्वेशन के लिए या खाद्य संरक्षण के लिए, खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक काल में बहुत अच्छे से यहाँ पे कार्य किया गया है, और वो हमारी ज़रूरत थी। अब इसके पक्ष भी हैं, विपक्ष भी हैं। जैसे फ्रेश फूड खाना सही है कि डब्बा बंद फूड खाना सही है, तो निश्चित रूप से सही तो फ्रेश फूड खाना ही है, लेकिन ज़रूरत कई बार हमें पड़ती है कि डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोगों ने सीखा मॉडर्न एज में, एक बार मैं 5 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ कि 18वीं शताब्दी के बाद निकोलस अपट ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई। वो क्रांति क्या थी? डिब्बा की खोज, खाना पैक करने वाले डिब्बों की खोज, अर्थात कैनिंग। कैनिंग की प्रोसेस शुरू होती है फूड प्रिजर्वेशन में। कब से? 18वीं शताब्दी में निकोलस अपट के कैनिंग प्रोसेस के इजाद के बाद। उसके बाद इसमें क्या करते थे? इसमें हीटिंग करते थे, हीट प्रोसेसिंग, वैक्यूम सीलिंग का इस्तेमाल करके भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक बचाए रखते थे। इसी प्रक्रिया में यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया, ऐसे केन्स बनाए जो लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, भोजन को गर्म रखने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केन्स का आविष्कार हुआ। उसके बाद पाश्चुरीकरण का आविष्कार 1864 में लुईस पाश्चर द्वारा किया गया। अब लुईस पाश्चर के इस तकनीकी के बाद जो लिक्विड पदार्थ है मुख्य रूप से, या फिर जो सॉलिड पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उनको सुरक्षित करना, उनका निर्जमीकरण बहुत आसान हो गया, और अब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस समय इसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। कैनिंग के बाद फ्रीजिंग। 1748 में विलियम कोलेन ने फ्रीज बनाने का प्रयास किया, और 1913 में इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बना पहली बार फ्रेड डब्ल्यू वोल्फ के द्वारा। इसके बाद लो टेम्परेचर पर फूड प्रिजर्वेशन की तकनीकी का बोलबाला हुआ। लो टेम्परेचर पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो टेम्परेचर घटा करके भी, जिसमें ऑक्सीडेशन कम हो जाता है ना, लो टेम्परेचर पर कंटामिनेशन कम होता है, बैक्टीरिया जर्मिनेशन कम होता है। फिर उसके बाद केमिकल फूड प्रिजर्वेशंस आए। केमिकल फूड प्रिजर्वेशंस ने भी अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति लाई। इसके कारण कुछ केमिकल मिला देने पर उसमें कंटामिनेशन नहीं होता, और वो लंबे समय तक फूड को प्रिजर्व करते हैं। ना केवल फूड प्रिजर्वेशन के दृष्टि से, बल्कि केमिकल फ्लेवरिंग की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। अर्थात उनका फ्लेवर चेंज करना हो, उनको मॉडिफाइड रूप में बदलना हो, कलर चेंज करना हो, उनका कॉन्ट्रास्ट चेंज करना हो, उनका टेक्सचर चेंज करना हो, तो उन सब के लिए केमिकल इस्तेमाल होने लगे। ठीक है, तो केमिकल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के केमिकल्स, एक तो एंटी माइक्रोबियल और दूसरा एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी माइक्रोबियल में सब आ जाएंगे जो बैक्टीरिया ग्रोथ को, फंगस ग्रोथ को, है ना, या वायरस ग्रोथ को रोकेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट में वो केमिकल्स आ जाएंगे जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकेंगे। उसके बाद आधुनिक काल में इरेडिएशन या रेडिएशन तकनीकी का जन्म हुआ, जिसके कारण खाद्य विकिरण तकनीकी जन्मी। खाद्य विकिरण तकनीकी में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडिएशन का इस्तेमाल करके खाद्य पदार्थों का रेडिएशन ट्रीटमेंट करके भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख रहे हैं। फिर उसके बाद पैकेजिंग एडवांस हुआ। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग हुआ, जिसमें हम लोग पैकेजिंग के समय जो एटमॉस्फेयर होता है उसको रूपांतरित करते हैं और उसमें वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, तो मैप नाम का एक तकनीकी आविष्कार हुआ पैकेजिंग के संदर्भ में, जिससे भोज्य पदार्थों को
फूड मटेरियल्स को लंबे समय तक हम लोग बचाए रख सकते थे। ठीक है, फिर बायो प्रिजर्वेशन तकनीकी जन्मी, जिसमें हम लोग बायो का इस्तेमाल, बहुत सारे बायोस का या माइक्रोब्स का इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेशन के लिए करेंगे। ठीक है, और हाइड्रल तकनीकी आविष्कारित हुई जिसमें सभी तकनीकों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात हाइड्रल तकनीकी वो तकनीकी है जिसमें मिक्स तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड प्रिजर्वेशन के बहुत ज़्यादा तकनीकी पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें केमिकल भी है, जिसमें बायोस भी हैं, जिसमें इरेडिएशन भी है, जिसमें पास्चुराइजेशन भी है, जिसमें फ्रीजिंग भी है, जिसमें कूलिंग भी है, फ्रीजिंग एंड कूलिंग भी है, जिसमें कैनिंग भी है, पैकेजिंग भी है और हाइड्रल तकनीकी भी है। तो यदि देखा जाए तो भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए इतने सारे, हाँ डाउट जो हो पूछ लीजिएगा, इतनी सारी तकनीकों का वर्तमान में आविष्कार हुआ। तो ये सिलेबस का पहला पॉइंट था, सिलेबस का पहला पॉइंट था जिसपे अब इसकी नोट्स आप लोग को 1-2 दिन में बढ़िया बहुत बाकायदा नोट्स मैं आपको इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। ये पहला टॉपिक था। जिस टॉपिक पे हम लोगों ने बात की वो था हिस्ट्री ऑफ फूड्स, हिस्ट्री ऑफ फूड्स एंड इट्स प्रिजर्वेशन। हमने खाद्य पदार्थों की हिस्ट्री और उसके प्रिजर्वेशन की हिस्ट्री आदिमानव काल से लेकर के अब तक सब पढ़ लिया है। ठीक है, बुक सजेस्ट कर दीजिए फॉर PYQ एंड थ्योरी कंटेंट। देखिए, यदि कायदे से देखा जाए तो मार्केट में अभी कोई ऐसी कंप्लीट रेफरेंस बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसको मैं सजेस्ट कर दूं। लेकिन आप लोग मार्केट तलाशते रहते हैं तो देख लीजिए कोई बुक अभी आपको मिल जाए पढ़ने के लिए। तो PYQ की किताब 10 दिन के अंदर हम लोग की पब्लिश हो जाएगी। ठीक है ना, PYQ जितना अब तक फूड साइंस का पेपर आया है वो 10 दिन के अंदर आ जाएगा। पेपर सेकंड सर MCQ के लिए कोई बुक, हाँ अभी मैंने मार्केट पे देखा नहीं कि कौन सी किताब है जो फूड साइंस पर काम कर रहे हैं, किसने देखा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 10 दिन में आपको PYQ मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ से आप नोट्स ले लीजिएगा, 10 दिन के अंदर ही सारे MCQ जितने भी राज्यों में जहाँ भी परीक्षा हुई होगी फूड साइंस फूड सेफ्टी ऑफिसर की वो मिल जाएगा। और यूनिट फर्स्ट के नोट्स आपको मैं 7-8 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी नोट्स जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वो टेलीग्राम पे या एप्लीकेशन पे जहां भी उचित होगा शेयर करना। तो फिलहाल तो यूनिट फर्स्ट की नोट्स सबको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अब पहले चैप्टर के पहले बुलेट का नोट्स आप लोग को 3-4 दिन में कल परसों तक में ही मिल जाएगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन जितना मैंने पढ़ा दिया है उसकी नोट्स आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, MCQ के लिए अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। रही बात PYQ की, तो PYQ मैं इस महीने के लास्ट तक, जैसे मैंने बताया है कि 10 दिन के अंदर आपको PYQ लगभग 20 PYQ इसमें उपलब्ध हो जाएंगे आपको 10 दिन के अंदर। ठीक है, हम लोग खुद बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, पर अभी वो किताब इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होने वाली है, जिसमें अभी यूनिट के एक चैप्टर पर जो जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे वैसे वैसे किताब आ जाएगी। ठीक है, 1-2 दिन में मैं आपको कुछ किताबें बता भी दूंगा कि ये आपको पढ़ना है, पर कंटिन्यू आप जुड़े रहिए, क्लासेस करते रहिए। अब तक सिलेबस को सबसे शानदार तरीके से खोलने का प्रयास मैंने किया है, सिलेबस को सबसे शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया है, उसके अंदर आने वाली एक एक चीज़ को व्यवस्थित करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो FSO के पेपर सेकंड के लिए यदि आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ ये क्लास कंटिन्यू करते हैं तो आप सेकंड पेपर पे बहुत अच्छे से बारीकी से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्लासेस आप लोग देखिए। 20 जुलाई को एक फ्री टेस्ट आयोजित किया जा रहा है दोनों पेपर को मिला के, है ना। पेपर फर्स्ट भी सबके लिए प्रिंटेड पेपर फ्री है, आप संस्था आकर के प्राप्त कर लीजिएगा 20 जुलाई को। तो और पेपर सेकंड का भी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और यहीं से हमारी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैं आप लोग को शाम तक देता हूं, और 20 जुलाई तक यूनिट फर्स्ट संभवतः मैं पढ़ा भी डालूं। ठीक है, नहीं भी हो पाएगा तो आधी तो हो ही जाएगी, है ना, या जितना भी हो जाएगा, पर यूनिट फर्स्ट का टेस्ट है ये, यूनिट फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट के भी यूनिट फर्स्ट का और पेपर सेकंड के भी पेपर यूनिट फर्स्ट का पेपर है 20 जुलाई को, आप लोग दे लीजिएगा। ठीक है, संस्था आके दे लीजिएगा,
जो दूर हैं वो PDF प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। बस उसके लिए अभी से हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप ऑनलाइन मोड पे देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं। तो जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उनके लिए ये पेपर प्रिंटेड फॉर्म में, और जो ऑनलाइन देना चाहते हैं उनके लिए PDF फॉर्मेट में ये पेपर मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। 20 जुलाई से टेस्ट का शेड्यूल मैं आज शाम तक ही बता दूंगा कि टेस्ट FSO के किस प्रकार से चलने वाले हैं, ठीक है। पेपर सेकंड मेरे ऊपर है और मैं उसको बड़ी बारीकी के साथ आपको तैयार करवा दूंगा। एक एक लाइन, एक एक शब्द का हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में एक साथ, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही करना है। कल मैं मिलता हूं बुलेट नंबर 2 के साथ, अर्थात आपका जो सिलेबस का दूसरा पॉइंट है, देखिएगा क्या है दूसरा पॉइंट जो भी है उसमें मैं कल दूसरे पॉइंट से चर्चा करेंगे। तो सिलेबस के एक एक पॉइंट का आपको यहाँ पे इलेबोरेट कर देंगे और वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद यूनिट फर्स्ट का टेस्ट हो जाएगा। तो पहला काम जो हम लोग पढ़ने पे करते हैं वो ये रहता है, पहले लेवल पे जब मैं कभी पढ़ाता हूँ तो मेरा काम रहता है कि पहले स्तर पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फिर दूसरे स्तर पर आपको नोट्स के साथ उसके फैक्ट, तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट तो खैर साथ साथ लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरे लेवल पे होता है कि उसके आपको PYQ अवेलेबल करा दूं कि उस चैप्टर से, उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और अगले लेवल पे कुछ नए क्वेश्चन MCQ करा दूं, फिर टेस्ट करा दूं सेम यूनिट का, तो और उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूं। तो ये सारी प्रोसेस आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। तो कॉन्सेप्ट, फैक्ट, PYQ, MCQ और एक्सप्लेनेशन, ये सब करने के साथ साथ आपका एक एक यूनिट का, एक एक चैप्टर का एक एक बुलेट तैयार हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग करेंगे रिवीजन पूरे यूनिट का। जैसे ही यूनिट समाप्त होगी तो एक बार हम क्या कर लेंगे, एक बार यूनिट रिवाइज कर लेंगे, और जैसे ही रिवाइज करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सही हो जाएगा आप लोग के साथ। ये इस तरीके से पढ़ेंगे तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो FSO की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा। सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है सबको, ये आपका कर्तव्य है ना। शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।